हेलो एवरीवन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पर। आपका बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूं। मैं आज आपके साथ आपके जो रिफ्लेक्शन के सेकंड लेक्चर से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करूंगा। आई थिंक आपको वो होमवर्क में दिए गए होंगे, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बेटर क्वालिटी के लिए, साउंड की बेटर क्वालिटी के लिए आप ईयरफोन्स का यूज़ करें तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और फोकस करके हर एक चीज़ देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। आपके हाथ में आपकी शीट होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए हम सबसे पहले पेज नंबर 256 पर आएंगे। पेज नंबर 256 आपकी शीट के अंदर एग्जाम्पल 21 में आपका क्या दिया गया है भाई? आपके पास दिया गया है एक स्लैब है आपके पास, ठीक है, जिसका थिकनेस टी है और वो टी इज इक्वल टू क्या है आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है भाई? और ये चीज दी गई है कि इसके ऊपर एक इंसिडेंट लाइट आती है और ये इसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये रिफ्लेक्ट होती है इसके अंदर से, ये रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद जो इसका एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। ठीक है, बताना ये है कि इसका लेटरल शिफ्ट कितना है। लेटरल शिफ्ट हम किस चीज को कहते हैं भाई? ये अगर रे ऐसे निकलती तो आगे ऐसे इस तरीके से निकल जाती, ठीक है, और यहां पर फिर से इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इस लाइन की क्या हो जाएगी? पैरेलल निकलेगी। मतलब पहले ये रे ऐसे जा रही होती, तो मतलब अभी इसका क्या हो चुका है? ये आपका शिफ्ट आ चुका है। ये क्या है? ये इसका लेटरल शिफ्ट हो चुका है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट, या फिर लेटरल शिफ्ट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो हमें ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है भाई। जरा देखते हैं ट्रायंगल्स में, ज्योमेट्री के अंदर हमें इसके लिए खेलना पड़ेगा। जरा देख लेते हैं भाई। मुझे क्या एक तरीके से ये डिस्टेंस निकालना है, अगर मैं इनडायरेक्टली यही कह दूं तो। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर कि ये मेरे पास ये थिकनेस टी है, तो ये भी लाइन यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? टी हो जाएगी। ठीक है, और आगे देखते हैं जरा, अगर ये मेरे पास टी हो जाएगी तो भाई इसकी यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? टी बाय कॉस 45 हो जाएगी। टी बाय, क्योंकि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पर, टी बाय कॉस 45 हो जाएगी। ठीक है, ये होगी आपकी इस वाले इसकी लेंथ। अब मुझे निकालनी है इसकी लेंथ। भाई ये भी देख सकते हो, ये भी क्या है आपका? ये भी परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। ये एंगल भाई कितना हो जाएगा? ये एक्चुअल में डेविएशन है, और वो डेविएशन हुआ है 15 डिग्री का। ठीक है, और अगर ये 15 डिग्री का डेविएशन है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? टी अपॉन में cos 45 क्या है? ये अगर इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ, अगर मैं इसको y ले लूं तो y साइन 15 हो जाएगी। ये वाली लेंथ आपकी जो मांगी थी, जो आपकी किसके इक्वल है? लेटरल शिफ्ट के इक्वल है, यहां से लेकर यहां तक की। तो क्या हो जाएगा भाई? इसको साइन 15। अच्छा, जो आपका आंसर दिया गया है उसके अंदर टी की वैल्यू डाल दी है, cos 45 की वैल्यू डाल दी है, साइन 15 का वैल्यू नहीं डाला गया है। ठीक है, आप भी मत डालिए, थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, छोड़ देते हैं हम इसको। तो टी की वैल्यू कितनी होगी? 10, और यहाँ पर डिवाइड बाय cos 45 कितना होता है? 1/√2, और कितना? साइन 15। ठीक है, इसको ऊपर लेके आएंगे, 10√2 साइन 15 आंसर आ जाएगा, जो भी शायद आपने दिया भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट से छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा बार घिसा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 24, एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल 24 में भाई आपका क्या दिया गया है? भाई एक आपका मिरर बनाया गया है, आपको दिया गया है एक कॉनकेव मिरर दिया गया है। इसका ये हो गया है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो होता भी है। एक बीच में स्लैब डाली गई है। स्लैब की थिकनेस क्या दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, स्लैब का जो म्यू है, ग्लास की स्लैब है, तो म्यू कितना दे रखा है इसका? 1.5
5 दे रखा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है 21 सेंटीमीटर पर, ये आपका रखा गया है ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। अब जरा देखना शुरू करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी इमेज कहाँ बनेगी। भाई जरा यहां से देखो कि ये मिरर को जो है ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर दिख रहा होगा मिरर को, क्योंकि ये क्या होगा, इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, इसका शिफ्ट हो जाएगा। और वो शिफ्ट हमें निकालना आता है, वो कितना हो जाता है भाई, t1 माइनस 1 बाय म्यू। वैल्यूज जब आप डालेंगे, टी हमारे पास 3 है, म्यू हमारे पास 1.5 है, वैल्यूज जब आप डालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्टली कर सकते हैं, टी की जगह 3 डालना पड़ेगा, 1 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2, 3 नीचे आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। मैं वो चीज नहीं कर रहा हूँ, समझदार बालक हो आप लोग, ठीक है, समझ जाओगे। तो 1 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्या है भाई हमारा, ये आया है शिफ्ट, ये चीज ध्यान रखना, ये हमारे पास शिफ्ट आया है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है मिरर को 20 सेंटीमीटर पे दिख रहा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है मिरर को 20 सेंटीमीटर पे लग रहा होगा। 20 सेंटीमीटर क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। अब जरा इसका छोटे से कंसेप्ट को समझना कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनती कैसे थी भाई ये अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपकी नॉलेज को रिवाइज करूं तो ये आपका कौन के मिरर हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहां से एक रे जाती है, यहाँ पर ऐसे टकराती है, वापस आ जाती है, ऐसे गई और ऐसे वापस आई, तो ऐसे, ठीक है। एक रे गई यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे स्ट्राइक होती है, वापस आती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक होगी और वापस हो जाएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो मतलब 2 रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मिल गई, तो आपकी इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती है। और जरा देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दिख रहा है तो मतलब आपकी एक रे तो क्या करी होगी, एक रे तो सीधी निकालनी है और ये आ गई आपकी वापस। दूसरी रे आपकी क्या किस तरीके से हुई है भाई, ऑब्जेक्ट से इस तरीके से निकली है, ठीक है। यहां पर उसका रिफ्लेक्शन हुआ है छोटा सा, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से वो ऐसे गई होगी और मिरर पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करी होगी, ठीक है। क्योंकि मिरर के लिए क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने बताया कि रे कैसे स्ट्राइक होती है, मिरर पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक हो जाती है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर रे ऐसे चली, ऐसे मुड़ी और ऐसे गई तो बाद में क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी तो फिर से क्या करेगी, रिट्रेस कर जाएगी अपने पास, फिर यहां से ऐसे जाएगी, फिर यहां से इस तरीके से मुड़ेगी और यहां से ऐसे चलेगी। एक रिफ्लेक्टेड रे ये आई वापस, एक रिफ्लेक्टेड रे यहां से वापस आई, तो इमेज कहां बन जाएगी, 21 सेंटीमीटर पे बन जाएगी फिर से, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कितने पे आ गया, 20 सेंटीमीटर पे आ गया यहाँ पर मिरर के लिए, तो 20 सेंटीमीटर पे इमेज बना देते हैं। अरे नहीं भैया, ये क्या होगा कि जब ये रे वापस जा रही होगी तो ये क्या करेगा, ये उस रे को फिर से शिफ्ट करेगा, तो इमेज को ये जो ग्लास स्लैब है ये उधर की साइड फेंक देती है। अगर ये ग्लास स्लैब उस टाइम पे नहीं होती रिफ्लेक्टेड रे के लिए तो वो 20 पे ही आता, पर ये है, ठीक है। रे को अभी वापस भी जाना है तो इसने क्या करा, इसने इस रे को ऐसे आ रही थी और ऐसे मोड़ दिया, ऐसे आ रही होती तो क्या होता, पहले कन्वर्ट हो जाती, ऐसे क्या करा इसने, अपने पाथ को इस तरीके से मोड़ दिया, ऐसे समझिएगा इसको। और अभी बेसिकली ये समझिए कि रे ने क्या करा है, अपने पाथ को रिट्रेस करा है, रिट्रेस करने पर इसकी इमेज फिर से कहीं आ जाती है, 21 सेंटीमीटर पे आती है, 20 सेंटीमीटर पे नहीं आएगी। काफी बच्चे ये कर दे कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगी, नहीं, ऑब्जेक्ट आपका 21 सेंटीमीटर पे था तो इमेज फिर से वहीं पर शिफ्ट हो जाएगी रिट्रेसिंग ऑफ पाथ से, ठीक है। इस चीज को भी मैं बाद में आगे जाके आपके एक एग्जांपल में शेयर करूंगा आपके साथ इस लेक्चर में, अगर आप बने रहते हैं तो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये चीज आई थिंक सबको समझ में आ गई कि भाई इमेज कहां बनेगी, 21 सेंटीमीटर पे, क्योंकि आपकी रे जो है रिट्रेस करेगी पाथ को। आगे बढ़ते हैं,
अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 25 पे जरा देखिए। एग्जाम्पल नंबर 25 पे आपको दिया गया है कि भाई ये एक ए बी है, ठीक है, और ये आपका सी डी है, और ये आपका कोई एक दूसरी लाइन है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये थिकनेस आपकी दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, 15 लिख दिया मैंने डायरेक्टली। ये आपको कितनी रखी है, 20 सेंटीमीटर दे दी है। इसका म्यू आपको डिफाइन करा गया भाई, ऑब्जर्वर का भी एक म्यू है। म्यू कितना है इसका, 1.8, मतलब ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका भी एक म्यू है, ठीक है। और इसका भी क्या है, इसका भी एक म्यू है। म्यू कितना है इसका, 1.5 है, ठीक है। और इसका भी एक म्यू है, म्यू कितना है इसका, 2 दे रखा है। पूछा गया है कि ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर ए बी लाइन के बिलो दिख रहा होगा, ए बी लाइन के नीचे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपने से नहीं बोल रहा है, ए बी लाइन से बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि हर एक का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेता हूँ, किसके, इसके मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। जैसा कि आपने अब तक पढ़ा होगा कि जब आप क्या करते हो, जब आपको पता है बेसिक फॉर्मूला कहाँ से होता है भाई, टी बाय म्यू का होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है। लेकिन जब आप पानी से देख रहे होते हो, जैसे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3 होता है। जब आप वाटर से मतलब डेंसर से रेयर में देख रहे होते हो, तो आप क्या करते हो भाई, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिलेटिव में हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं। तो कितना आ जाता है भाई, वो 1/4/3 आ जाता है। और 1 में जब हम ये चीज करते हैं कि भाई टी बाय, भाई यहाँ पर अगर ये क्या हो जाए, ये टी थिकनेस का हो जाए, तो टी बाय हम क्या कर देते हैं, फिर भी ये म्यू रिलेटिव, मतलब 1/4/3 कर देते हैं। तो क्या आ जाता है भाई, टी इंटू 4/3 इस तरीके से आता है। हम इसको ऐसे याद करते हैं कि भाई हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके से हम डेंसर से रेयर में जा रहे होते हैं तो म्यू मल्टीप्लाई करते हैं, पर वो बेसिकली डिराइव यहीं से हो रहा है कि टी अपॉन में, क्योंकि मैंने इसके रिलेटिव में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है। ये चीज आपको यहां से समझ में आनी चाहिए कि पुरानी चीज है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसके रिलेटिव में, क्योंकि मैं कहां खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं इस मीडियम के अंदर, मैं इसके रिलेटिव में बाकी सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख रहा हूं, ठीक है। तो इन सबके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएंगे, म्यू रिलेटिव 1 नाम देता हूं उसको मैं, म्यू रिलेटिव 1 नाम देते हैं। इसका कितना हो जाएगा भाई, 1.5 डिवाइड बाय 1.8 हो जाएगा। इसको क्या नाम देते हैं, म्यू रिलेटिव 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 1.8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है भाई एक्चुअल इसकी डेप्थ कितनी रही होगी, ठीक है। तो मतलब ए बी लेंथ, ए बी के नीचे कितना जो है दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, इसकी वजह से कहां पर दिखेगा ऑब्जेक्ट, 20 बाय म्यू, म्यू कितना हो गया, एक्चुअली म्यू रिलेटिव लिखना पड़ेगा, 2/1.8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना आ जाएगा भाई, 15 बाय कितना हो जाएगा इसका म्यू रिलेटिव, 1.5 डिवाइड बाय 1.8 आ जाएगा। ये आपकी एक्चुअल डेप्थ होगी भाई। पहले क्या होता था, पहले होता था टी बाय म्यू, डायरेक्टली आप कर देते थे। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर इसका होगा, इसका T1 बाय म्यू 1, सॉरी इसका, ये अगर मैं T2 नाम दूंगा, इसको मैं T1 नाम दूंगा, तो T1 बाय म्यू रिलेटिव 1, T2 बाय म्यू रिलेटिव 2 मैंने कर दिया है। तो इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए, कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1.8 प्लस इसका क्या आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा 10 अगेन इंटू 1.8, कितना आ जाएगा भैया, 1836 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके लिए। अब आप आ जाइए सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज पेज नंबर 258 पर आ जाइए। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 258 पर आ जाइए, पेज नंबर
258 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में डील कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 में डील कर रहा हूं। दिया गया है भाई क्वेश्चन नंबर 9 में, भाई एक लाइट है जो एयर से आपकी जाती है एक दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब लैम्डा इन एयर और लैम्डा इन म्यू, इन दोनों का रेशियो मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, एक चीज मुझे क्लियर होती है भाई, म्यू जो होता है वो होता है भाई एयर के अंदर वेलोसिटी क्या हो जाती है एक तरीके से, यहाँ सी हो जाती है और यहाँ मैं नाम देता हूँ भाई वी म्यू होगी, मतलब जो भी मीडियम है उसकी वी म्यू को नाम दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम म्यू, ये इस तरीके से चीजें डिफाइंड है। और ये क्या होती है, ये आपकी जो लाइट होती है, जो आपकी वेव होती है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो आपकी क्या हो जाएगी भाई, वेलोसिटी जो होती है वहां पर एफ लैम्डा के बराबर हो जाएगी। तो v1 में क्या नाम दे सकता हूँ, f1 लैम्डा 1। इसी तरीके से c के लिए मैं क्या नाम दे सकता हूँ, fc लैम्डा c। और इसके लिए मैं क्या दे सकता हूँ, f म्यू, f इन म्यू मीडियम, लैम्डा इन म्यू मीडियम। भाई ये दोनों फ्रीक्वेंसीज तो क्या होती हैं, सेम रहती हैं। क्यों, क्योंकि लाइट का कलर कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर इसको ऐसे जाना चाहो इसलिए, और लाइट डिपेंड करती है सीधे सीधे आपके फ्रीक्वेंसी पर, लाइट का कलर, तो आपका इस तरीके से देखेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहेगा। अगर दूसरे तरीके से समझना चाहें कि आपका जो सोर्स होता है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है, और सोर्स तो पीछे चेंज नहीं हुआ है। अगर सोर्स ने 4 वेव एक सेकंड में प्रोड्यूस करी हैं तो आगे 4 ही जारी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि 4 की जगह 2 ही रह जाएंगी। ठीक है, चेंज जो होता है वेलोसिटी में वो होता है चेंज बिकॉज ऑफ वेवलेंथ की वजह से। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली कट आउट कर सकते हैं। तो एक तरीके से क्या आ गया, लैम्डा सी अपॉन में लैम्डा म्यू इज इक्वल टू म्यू आ जाता है। ये मेरे पास डायरेक्टली एक रिलेशन आ गया। आपको क्या है, यही पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी चीज थी भाई, आगे बढ़ते हैं, छाप लो इसको। दूसरी चीज के अंदर आपका क्या दिया है, हम डील कर रहे हैं यहाँ पर उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है भाई एक कोई भी एक मीडियम दिया गया है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू है। इस मीडियम के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखा गया है, आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, और ये जो इसकी जो विड्थ है वो दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर। इसका जो शिफ्ट आपका होता है, ठीक है, शिफ्ट इसने बोला है कि 0.01 मीटर देखा गया। मतलब जब हम इसको ऊपर से देखते हैं यहां से, तो इसका जो शिफ्ट ऑब्जर्व करा गया है वो 0.1 मीटर ऑब्जर्व करा गया है। ठीक है, ये एक मार्क था, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं था, ये आपका एक मार्क था। मार्क हो ऑब्जेक्ट हो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बेसिकली इसे पूछा है कि म्यू की वैल्यू बताइए कि क्या रही होगी। अब हमें पता है कि हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला है, क्या होता है शिफ्ट का फॉर्मूला, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू हो जाता है। ठीक है, t कितना है 1 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू कितना हो जाता है भाई, ये आ गया। शिफ्ट की वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी है 0.1 मीटर। जरा इसको इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय म्यू हो जाएगा। इसको उधर लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 बाय म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/9। ठीक है, देख लेना ऑप्शन ए शायद मैच भी करेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से छापते रहिएगा। अब आ जाइए आप पेज नंबर, अब आ जाइए आप पेज नंबर 307 पे आ जाइए।
हम क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हैं, C5 के साथ हम डील करेंगे। ठीक है, C5 क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है भाई, एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है, इसके अंदर एक बबल है। ठीक है, इसको जब एक साइड से देखते हैं तो ये बबल जो हमें, बबल को बबल के जैसे बनाते हैं, ये बबल जो है हमें ग्लास के अंदर ये दिखाई देता है 5 सेंटीमीटर पे। याद रखना, दिखाई देता है, ठीक है नहीं। दूसरा है, जब हम इसको नीचे से देखते हैं तो बबल हमें दिखाई देता है 2 सेंटीमीटर पे, दिखाई देता है, फिर से मैं कहूंगा। ठीक है, हमसे पूछी गई है कि भाई इसकी विड्थ बतानी है, और हमें एक और चीज दी गई है कि इसका म्यू है 1.5, जो ग्लास का होता भी है। ठीक है, इधर से देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर दिखता है, इधर से देखते हैं तो 2 सेंटीमीटर दिखता है। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि भाई ये यहां से जो है T1 नीचे होगा, और यहां से जो है इसका होगा T2। तो 5 जो है मेरा किसके बराबर है, T1 बाय म्यू के बराबर है एक्चुअली। ठीक है, और T1 यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा 5 इंटू म्यू। अच्छा, T2 यहां से देखेंगे जरा कि भाई ये कितना है, 2 जो है, ये यहां से हमें दिख रहा है 2 जो है T2 बाय म्यू के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब T2 कितना रहा होगा, 2 म्यू रखा होगा। और हमारे पास विड्थ है कितनी भाई, ये जो विड्थ है ये बराबर है T1 प्लस T2 के। तो कितना आ गया, 5 इंटू म्यू प्लस 2 इंटू म्यू, कितना हो गया 7 म्यू। कितना हो गया 7 इंटू 1.5, कितना हो गया 10.5 आ गया। ठीक है, इजी था ये भी, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाइए आप लोग C8 पर। ठीक है, C8 ये वही क्वेश्चन था जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि मैं जो है एक बार स्फेरिकल मिरर वाला क्वेश्चन फिर से आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा इसके अंदर पिक्चर। तेरा एक चीज यहाँ पर समझता है, C8 को समझने के लिए थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाऊंगा। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर वो आपका यहाँ पर रखा होता है, यहाँ पर रखा होता है, और उसे मैं यहाँ से देख रहा होता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके अगर इसकी थिकनेस यहाँ पर ये जो T या फिर D डेप्थ नीचे है, तो इसका मुझे कितना ऑब्जर्व होता है, D बाय म्यू पे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब ये चीज समझ लेना कि कितने पे ऑब्जर्व होता है, D बाय म्यू पे ऑब्जर्व होता है। मैं ये लेता हूं कि ये आपका रेयर है और ये आपका डेंसर है। ठीक है, बाय चांस ऑब्जेक्ट रखा हो यहां पर H पर, ठीक है, और मैं यहां से देख रहा हूं या फिर यहां से कोई फिश देख रही हो, तो वो जो है इसकी हाइट मेजर होती है हमेशा यहाँ से, डेप्थ मेजर होती है हमेशा सरफेस से। तो वो इसकी हाइट को कहां पर देख पा रही होगी, वो आपको पता है म्यू इंटू H पर देख रही होगी। ठीक है, रीजन क्या मैंने बताया हुआ है भाई, इसके रिलेटिव में इसका म्यू कितना हो जाएगा, 1 बाय म्यू हो जाएगा, और H अपॉन में 1 बाय म्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका म्यू H आ जाएगा, जो फिश को इसकी हाइट ऑब्जर्व होती होगी। ये वो है कि जो आपकी इमेज दिखती है, ये किसका खेल है, आपका इमेज के दिखने का। भाई यहाँ से कोई ऑब्जर्वर होगा, वो इसको इतने डिस्टेंस पर देखता होगा। ठीक है, ये दिखने का खेल है। आगे जरा देखते हैं कि भाई कभी कभार क्या होता है कि जैसे रियल इमेज होती है, रियल इमेज आपकी बनती है रिफ्लेक्टेड रेज के मीट होने से। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर आपका इस टाइप से मीडियम चेंज हो तो आपकी इमेज फॉर्मेशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं। कि भाई जैसे कि ये आपका, ये समझ लीजिए कि इस लाइन पर कहीं इमेज बनने वाली है। ठीक है, आपकी एक आई, आपकी एक रे आई, ठीक है, और वो रे जो है ये रेयर है, ये डेंसर है, और वो रे जो है इस तरफ आपकी नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और आपकी जो इमेज बनाएगी वो कहीं यहां पर बनाएगी। ठीक है, आई,
इसको मैं I1 नाम देता हूँ। लेकिन अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये इमेज कहाँ बनने वाली थी भाई? ये इमेज बनने वाली थी यहाँ बनने वाली थी। इसने क्या करा है, मीडियम के चेंज होने ने इस इमेज को यहाँ पर उठा के फेंक दिया, मतलब अवे आपको फेंक दिया है। ठीक है, जब ये रे यहाँ से इस तरीके से आ रही थी तो ये आपकी इस तरीके से टर्न हो जाती है, मतलब कि जब रेयर से डेंसर की तरफ आ रहे हैं तो आपकी जो इमेज है वो अवे शिफ्ट होने वाली है। वो आपकी कैसी है? अवे शिफ्ट होने वाली है, मतलब इमेज जो है दूर बनेगी जो पहले बनती उससे। मतलब ये आपका पास वाला पॉइंट था और ये आपका दूर वाला पॉइंट है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। पहले जब इमेज के दिखने का खेल होता है तो उसके अंदर आपका रे डायग्राम कैसा होता है? उसके अंदर रे डायग्राम ऐसा नहीं आता है, उसके अंदर ऐसा आता है और ऐसा जाता है। तो इसलिए ये इमेज, ये अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज यहाँ बनती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रे क्या है आपका जो है इमेज को बना रही है, ऐसे आ रही है रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले इमेज यहाँ बनने वाली थी और वो स्ट्राइक होके यहाँ पर बनेगी अब। ठीक है, तो ये आपकी शिफ्ट हो गई इस डायरेक्शन के अंदर, और जब वो इस डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाती है तो आपका जो है कि अगर मैं ले लूं कि ये आपकी डी डिस्टेंस नीचे यहाँ से बनती, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, कितना शिफ्ट हो जाता है। अगर भाई ये आपका क्या होता है, एक्स होता है, तो डी आपके पास क्या आ जाता है, डी आपके पास आ जाता है एक्स बाय म्यू आता है। ठीक है, अब एक तरीके से मुझे क्या है, ये इमेज कहाँ बनी गई, एक्स पे बनेगी। एक्स कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ डी शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या है, इमेज के बनने का खेल है। कौन सी इमेज बन रही होगी, ये रियल इमेज बन रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। ये चीज आपको यहां तक समझ में आनी चाहिए थी। मतलब इमेज क्या है, दूर खिसकने वाली है। अब C8 क्वेश्चन के अंदर आपका क्या चीज होती है, C8 क्वेश्चन के अंदर आपका दिया गया है इस तरीके से, आपकी ये एक स्लैब रखी गई है। ठीक है, इधर से एक रे आती है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और ये आपकी इस तरह से मुड़ती हैं और फिर से ये आपकी इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से मुड़ेंगी और इस तरीके से मानते हैं कि कहीं ये यहाँ पर मीट होने वाला है। ये आपकी इस तरीके से आती है। तो बोला गया है कि भाई इसकी जो पहले इमेज बन रही होती है, मतलब पहले इमेज आपकी कहाँ बनती, कुछ वैसे तो अंदर ही दिखा रहे हैं हम इसको, यहाँ कहीं बन रही होती। ठीक है, या फिर थोड़ा सा बाहर की साइड ले लेते हैं, अच्छा सा डायग्राम मान लेते हैं, किसी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पर बन रही होती। ठीक है, कोई भी, क्योंकि ये पॉइंट आपका बाहर भी हो सकता है। अपना ही रे डायग्राम है भाई, जोड़ देते हैं। ये आपकी यहाँ बन रही होती, तो एक तरीके से क्या हुआ, ये रे आपकी शिफ्ट हुई। ये रे आपकी, ये जो इमेज है ये आपकी इस साइड शिफ्ट हुई। तो ऑप्शन जरा देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे। T1 - 1 बाय म्यू था। ठीक है, पहले तो हमें पता लग गया कि भाई ये दूर शिफ्ट होने वाली है, और दूर शिफ्ट होने के ऑप्शन क्या थे, T1 + 1 बाय म्यू था। यही दो ऑप्शन भाई आपको दे रखे थे। अब जरा शिफ्ट होने के खेल को देखते हैं कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा था। अब अगर ये म्यू, ये क्या है मेरे पास, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट के ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, अब अगर ये म्यू मेरे पास 1 होता तो शिफ्ट होता कुछ भी, इसके अंदर कोई शिफ्ट नहीं होता, जहां पर इमेज है वैसे ही बनती। तो शिफ्ट क्या हो जाता, 0 हो जाता। अगर म्यू मेरे पास कितना हो जाए, सेम हो जाए, जैसे यहाँ का 1 और यहाँ का भी 1 हो जाए। तो ऑप्शन देखते हैं, हमें ये चीज पता है कि भाई दूर होनी चाहिए। ठीक है, दूर होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर जरा एक चीज देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए म्यू = 1 के लिए मैच कर जाएगा। भाई शिफ्ट आपका 0 होना चाहिए। भाई ये दोनों ही ऑप्शन किसके थे, दूर, मतलब अवे फ्रॉम द दिस। अगर मैं इसको इमेज लूंगा तो ये क्या हो रहा है, आपका अवे हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मैच करने वाला था। अब म्यू = 1 करके देख लो, ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। दो चीजें बस आपको पता होनी चाहिए कि भाई दूर होने वाली है। ठीक है, और एक बेसिक सा ये चीज डाल के देख लो। अब ये जो है इतनी ही होगी, इसका भी हम प्रूफ कर सकते हैं। भाई किस तरीके से करते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। भाई देखो, जैसे कि रे आपकी यहां से आ रही थी इस तरीके से करके, और ये आपकी इस तरीके से करके टर्न अप होती है। मैं मानता हूं कि भाई ये जहां पर इमेज बनने वाली थी, ठीक है, इस पॉइंट से जहां पर इमेज बनने वाली थी वो डिस्टेंस मैंने मान लिया x। ठीक है, अब x का आपका क्या हो जाएगा भाई, ये डिस्टेंस जो है जहां पर पहली बार जब ये होगी, जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, मान लेते हैं कि अगर ये आपका पूरा एक्सटेंड कर देता,
वैसे तो ये आपका जो भी मीडियम था वो यहीं पर खत्म हो गया। अगर ये पूरा आगे तक होता तो आपका क्या होता कि इमेज कहां पर चला जाता, वो चला जाता म्यू इनटू एक्स पर, ठीक है। लेकिन आपका ये मीडियम आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है, आपका ये मीडियम खत्म हो जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा भाई म्यू इनटू एक्स पर मान लेते हैं यहाँ का इमेज बनती है आपकी, इसको मैं बोल देता हूँ I1। I1 क्या हो जाएगा भाई, एक तरीके से मैंने देखा कि अगर मेरा इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो मेरे पास इमेज कहाँ आ जाएगी, म्यू इनटू एक्स डिस्टेंस पर आ जाएगी। अच्छा, जब ये यहाँ पर आएगी तो कितना डिस्टेंस इसका कम हो चुका होगा भाई, ये इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, म्यू एक्स माइनस टी पर है, ठीक है। अब यहां से जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो क्या था, अभी क्या हो रहा था भाई, जब इसके अंदर एंटर हुई तो इमेज क्या हुई थी, म्यू टाइम्स हो गई थी। अब इससे बाहर निकल रही है तो क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय म्यू टाइम्स हो जाएगी। तो म्यू एक्स माइनस टी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगी, ये इस सरफेस से इसका फाइनल इमेज का, जैसे मैं I2 बोल रहा हूँ, ठीक है, I2 आपकी फाइनल इमेज है, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, कहां से आ रहा है ये भी देखना, ये जो डिस्टेंस आया है ये इस वाली लाइन से आया है भैया। अभी क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर, अगर मुझे यहां से डिस्टेंस देखना है तो ये टी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो टी थिकनेस है तो कितनी हो जाएगी भाई, इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टी बाय म्यू प्लस हो जाएगा आपका टी। ये आ गया यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अब मुझे अगर शिफ्ट निकालना हो तो ये आया मेरा फाइनल डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस मुझे देखने से ही पता लग रहा है ज्यादा है, क्योंकि टी बाय म्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर मैं इस क्वांटिटी को ही देखने लगूं तो ये आपकी दोनों मिलके क्या हो रही है, एक्स प्लस समथिंग हो जाएगा, अगर मैं इस क्वांटिटी को ऐसे करके देख लूं, ठीक है, इतनी क्वांटिटी को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस समथिंग हो जाएगा, एक्स प्लस टी माइनस टी बाय म्यू। अब मुझे शिफ्ट देखना हो तो पहले डिस्टेंस कितना था भाई, पहले इमेज का डिस्टेंस मैंने माना था x, अब x में से मुझे शिफ्टिंग देखनी है, माइनस में क्या कर दूं, एक तरीके से x कर देता हूं, तो x फिर मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, शिफ्टिंग क्या आ जाएगी, t माइनस 1 बाय टी बाय म्यू, ये हो जाएगी शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द एक्चुअल इमेज जो पहले बन रही होती है, ठीक है, या फिर अवे फ्रॉम द स्लैब कह के आप इसकी बात को खत्म करो। ये चीज हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। अब जैसे कि हमने वहां पर एक क्वेश्चन करा था, ठीक है, शायद से आपको कौन सा था, एग्जांपल नंबर ये था आपका, ये भैया था आपका एग्जांपल नंबर 24, ठीक है। एग्जांपल नंबर 24 में क्या हो गया था कि ऑब्जेक्ट आपका आ गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आफ्टर डूइंग शिफ्टिंग। भाई ये था ना आपका, ये मेरा आपको बना, आई होप शायद सबको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मिरर था आपका और यहाँ पर था, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट रख दिया था 21 पे, किससे था, पोल से 21 पे था। इसकी थिकनेस थी आपकी 3, इसका म्यू था आपका कितना 1.5। इसका आर क्या था भाई, इसका आर था आपके पास 20, समझ रहे हैं, इसका 20 था। अब यहाँ पर तो क्या हो गया था कि शिफ्टिंग इस हिसाब से हुई थी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या करा था, रिट्रेसिंग ऑफ रे का हेल्प लेके हमने वही बना दिया था। अब अगर मैं डायरेक्टली वहां पर नहीं करता, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली वहां पर नहीं करता तो मैं क्या किस तरीके से करता भाई, पहले तो शिफ्टिंग होती यहाँ पर, ठीक है, कितने पे आता, 20 पर आता, ऑब्जेक्ट आपका कितने पे आता, 20 पर आ जाता, फिर इमेज उसकी किस पे बनती, इसके अकॉर्डिंग 20 पर ये क्या करती, इसको उधर शिफ्ट कर देती, कितने से शिफ्ट करती, टी अपॉन में म्यू से शिफ्ट कर देती। कितना हो जाता भाई ये शिफ्ट, फिर से 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वही फॉर्मूला यहीं पर भी आता है जब ये इधर से इधर शिफ्ट होती है, ठीक है। तो फिर से आपकी 1 सेंटीमीटर पहले इधर खींचता, इमेज को ही वो 1 सेंटीमीटर उधर धकेल देता, तो वहीं का वहीं आपका इमेज बनने वाला था। लेकिन ये चीज आपकी काम में आती है कब, ये चीज आपकी काम में आती है भाई जब आपको ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना रखा हो, कहीं और रखा हो पीछे, तब आप क्या करोगे, सिंगल कैलकुलेट करोगे कि भाई इसकी शिफ्टिंग करके फिर इससे इमेज बनाओगे, उस इमेज की पोजीशन को फिर से इससे शिफ्ट करोगे, ऐसे करके आपका गेम होगा, इस तरीके से आपका खेल बनेगा भैया ये, ठीक है।
तो ये चीज आपकी यहाँ पर काम आएगी। और अब हम इन सब चीजों को थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एम्स और नीट आपके मिलने वाले हैं, तो आपके क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ेगी, हो सकता है क्वांटिटी आपकी कम हो जाए। ठीक है, जैसे आपका मेंस का पेपर होता है, वो भी एक सिंगल पेपर के अंदर ही पूरे सब्जेक्ट को टेस्ट करा जाता है किसी भी एक सब्जेक्ट के, तो आपका ये चीज पॉसिबिलिटी है। अब आप लेके चलो, क्योंकि वो लोग भी क्या है कि अच्छे स्टूडेंट छांटना चाहेंगे, जैसे कि दक्षिणा हमारा सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते जाओ अच्छे से, चीजों को अच्छे से समझिए। आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, C8 क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देख लेना, आपको चीजें समझ में आ जाए। दूसरे आते हैं, जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, टाइम ट्रैक करते हैं। C9 पे आते हैं। अब C9 पे आपका क्या दिया गया है भाई? आपका दिया गया है एक इंसिडेंट रे आती है, आई एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है R, और R आपका जो है 2R दिया गया है आपका आई के इक्वल, और दिया गया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो आपको मुझे बताना है आई इन टर्म्स ऑफ म्यू बताना है। अब आई इन टर्म्स ऑफ म्यू कैसे हो सकता है भाई? स्नेल्स लॉ तो हमें पता ही है, साइन आई अपॉन में साइन R इज इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्टली आपका म्यू हो जाता है। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूं? आई मेरा 2R के बराबर है, तो साइन, जरा अच्छे से लिख दो, साइन 2R अपॉन में साइन R इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? म्यू पे आ गया। अब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये थोड़ा सा आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पक्का बताया गया होगा, जो बच्चे भूल गए हैं वो अब देखें। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 साइन R कॉस R अपॉन में साइन R आ गया। तो इसको कट आउट कर दें, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू के इक्वल हो जाएगा। अब R की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? R यहां से मेरे पास आ जाएगा, R इज इक्वल टू म्यू बाय 2, इसी को क्या है 2 को इसके नीचे ले जाइएगा, म्यू बाय 2, थोड़ा सा और लिखते हैं, कॉस इनवर्स म्यू बाय 2 हो जाएगा। अब आई मेरे पास क्या था? आई था मेरे पास 2 आके, मतलब 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय 2 आपका हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, मैथ्स का यूज था ज्यादातर इसमें। ठीक है, काफी बच्चे इसमें घबरा के छोड़ देंगे, एक बेसिक फॉर्मूला का यूज है, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा और मार्क्स मिल जाएंगे आपसे। अब भाई आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर C13 पर आते हैं। C13 पर आते हैं। C13 पर आई आपका क्या चीज है? एक लाइट रे आती है, किधर से आती है? एयर से आती है। ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम। इसकी वेवलेंथ कितनी दी गई? 6000 एंगस्ट्रॉम दी गई। दूसरे मीडियम में गई, लैम्डा इसका हमें निकालना है, लेकिन इसका हमें म्यू दे दिया है। म्यू कितना है आपका? 1.5 दे रखा है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि भाई इसके अंदर ये लैम्डा कितना दे दिया होगा, लैम्डा कितना हो गया होगा। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला तो पता है भाई, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C बाय V होता है। ठीक है, अगर ये C है तो यहाँ पर ये V होगा, V के रिगार्डिंग इसकी ये वेवलेंथ होगी। भाई एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर ये C बाय म्यू है तो C हम क्या लिख सकते हैं भाई? किसी भी वेलोसिटी को लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू इस तरीके से क्या आ जाएगा? लैम्डा 1 F1 हो जाएगा। तो C के रिगार्डिंग में क्या लिखता हूं? लैम्डा C FC अपॉन में क्या आ जाएगा? लैम्डा V FV हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये V वेलोसिटी के रिगार्डिंग लैम्डा है और उसका फ्रीक्वेंसी है। अब जरा एक चीज देखो, जब एक लाइट रे दूसरे मीडियम में आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लाइट का कभी कलर चेंज नहीं होता है, आप देखेंगे चीजों को। ठीक है, या फिर आप, और कलर डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है,
और आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी से निकलती है। अब अगर एक सोर्स ने 4 वेव 1 सेकंड में प्रोड्यूस करी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आगे जाके तीन होने वाली हैं। हाँ, जो आपकी वेलोसिटी के अंदर जो डिफरेंस आता है वो आता है बिकॉज ऑफ लैम्डा, चेंज इन लैम्डा। लैम्डा छोटा या बड़ा होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है आपकी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों केस में आपकी इक्वल हो जाएगी, इसलिए मैं क्या है इसको कट आउट कर देता हूं। तो आपका एक तरीके से क्या आ जाएगा भाई, ये आ गया लैम्डा सी अपॉन में लैम्डा वी। तो मेरी कह रही ये क्या है, एक तरीके से ये लैम्डा वी ही है। ठीक है, ये आपका लैम्डा वी है, तो लैम्डा वी मैं इधर लेके जाऊंगा, म्यू को इधर लेके आऊंगा, तो लैम्डा वी आपका क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा सी कितना था 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन में 1.5। इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है भाई 4000 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आपको पहले से ही चीजें पता हो तब। अब आ जाइए C14 क्वेश्चन पे। C14 क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, फटाफट से पढ़ लीजिए C14 क्वेश्चन को। C14 व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम मतलब कौन सी चीज इसके अंदर चेंज होती है। एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो क्या चीज होती है, 3 चीज होती है। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है आपकी। ठीक है भाई, 3 चीज होंगी ना, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वेलोसिटी होती है और वेवलेंथ होती है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो सोर्स डिपेंडेंट होती है। एक सोर्स ने अगर 4 वेव निकाली या 3 वेव निकाली एक सेकंड में, तो वो आगे 3 ही जाएंगी। जो आपकी वेलोसिटी के अंदर हम जो फॉर्मूला स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं 10th क्लास से, वो जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है क्योंकि वेलोसिटी आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से मिलकर बनी है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ के अंदर चेंज आता है। तो ये 2 क्वांटिटीज आपकी चेंज होती है, ये आपकी अनचेंज रहती है। अपने हिसाब से आप अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 15। फिर से वही बकवास सा क्वेश्चन है कि ठीक है, जिसको ये चीज देखने की जरूरत पड़ रही है वो भाई बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना। क्या चीज है, एक लाइट रे है, ठीक है, डेंसर से रेयरर में जा रही है ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक बीम दिया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि मतलब इसकी जो वेलोसिटी है जब यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। डेंसर से रेयरर में जब हम जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चीज 10वीं क्लास की है, अच्छे से अंत तक इसको अच्छे से याद रखिएगा, नहीं तो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके C17 पर आ जाते हैं जरा फटाफट से। C17 में भाई क्या दिया गया आपके, C17 के अंदर दिया गया एक टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक। इसको क्या है ऊपर तक भर दिया गया। कितना है भाई इसका, 8 मीटर। इसका क्या है 8 मीटर डेप्थ है इसकी। और बोला गया किससे भरा है, पानी से भरा गया। पानी का म्यू कितना होता है 4/3 होता है। तो पूछा गया ऊपर से देखने पर इसकी कितनी डेप्थ दिख रही होगी। तो सीधे क्या कर दोगे, 8/म्यू कर दोगे। कितना आ गया 8/4/3। अब तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे। ठीक है, क्या हो गया आएगा इसका आंसर 6। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। बोला गया है कि भाई एक मीडियम से जब दूसरे से, यही थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो आपकी λ/μ होती है। अगर इसका मीडियम आपका म्यू हो जाए, वो बात सही भी हमने अब तक के एग्जांपल्स के अंदर देख भी ली ये सारी चीजें। ठीक है,
अब नीचे से अगर एक डाइवर है, यहाँ पर डाइवर कोई मतलब जैसे लिखा हुआ है ड्राइवर है वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डाइवर होगा, डाइवर है वो बाहर के किसी ग्रीन कलर को, ठीक है, क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट हुज नेचुरल कलर इज ग्रीन, बाहर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कलर ग्रीन है, तो उसको वो क्या कलर दिखेगा भाई, ग्रीन कलर ग्रीन ही दिखेगा, ठीक है, कलर में आपका कोई भी चेंज आपका नहीं आने वाला है। जैसे बाहर वाली ब्लू लाइट ब्लू ही दिखे, बाहर वाला नीला आसमान नीला ही दिखेगा, बाहर वाली काली भैंस ड्राइवर को काली ही दिखेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कलर के ऊपर, ठीक है, बस क्या होती है, रेज आपकी बेंड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया, आ जाइए C28 पर। अब C28 पर जब हम देखेंगे कि क्या दे रखा है, दे रखा है कि एक आई है, आई जो है एक समझ लो कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है ग्लिसरीन में डिप्ड है, ठीक है, ग्लिसरीन में, ग्लिसरीन, ठीक है, इसके अंदर इसकी वेलोसिटी इन ग्लिसरीन दे रखी है कितनी, 9/4 इंटू 10⁸ in मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये तो लगभग किसका दिख रहा है, वाटर जैसा दिख रहा है भाई ये तो, ठीक है, क्योंकि हाँ वाटर जैसा दिख रहा है तो पूरा। और दूसरा क्या है, क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज के अंदर वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई, 1.5 इंटू 10⁸8, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है वो यहां से कितना है भाई, यहां पर भी क्या पूरा एक ग्लिसरीन है, भी लिख देता हूं, ग्लिसरीन, एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से कितना है 20 सेंटीमीटर का है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, वो है आपकी 18 सेंटीमीटर, ठीक है, पूछा गया है कि भाई आई को जो है इसके अंदर कितना शिफ्ट दिखेगा, मतलब इसकी इमेज में कितना शिफ्ट दिखेगा। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि ये पूरा का पूरा मीडियम ग्लिसरीन में डिप्ड है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा इस मीडियम के रिलेटिव में, ठीक है, तो जरा हम निकाल देते हैं। जैसे कि अब अगर इसको मैं μ2 लूं, इसको मैं μ1 लूं, ठीक है, तो रिलेटिव मेरे पास क्या होता है, μ2 में μ1, ये किसके इक्वल होता है भाई, इसकी वेलोसिटी यहाँ चली जाती है, क्या होगा v1 में v2, हमारे पास ये दोनों चीजें हैं अवेलेबल, कितनी है भैया भाई, v1 मेरे पास क्या है, v1 मैंने किसको लिया है, इसको लिया है 9/4 इंटू 10⁸8 हो जाएगा, v2 मेरे पास क्या है 1.5 इंटू 10⁸8 हो जाएगा, 10⁸8 को खा गया है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.534, एक तरीके से कितना हो जाएगा भाई आपका 1. ये इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, 3 देखो एक तरीके से क्या है ये एक तरीके से 3/2, ये क्या है 1.5 3/2 है, ये क्या है एक तरीके से आपका 3/2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 3/2। ये क्या है, ये रिलेटिव आया है, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब जरा देखो कि अब अगर ये चीज बीच में नहीं होती, पूरा पूरा ग्लिसरीन नहीं होता, तो शिफ्ट क्या होता, कुछ भी नहीं होता। अब इस क्वार्ट्ज के आने की वजह से इसके अंदर शिफ्ट हुआ, तो मतलब क्वार्ट्ज का जो μ2 जिसको मैं बोलूंगा क्वार्ट्ज का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, इसको क्या है म्यू ऑफ क्वार्ट्ज विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, ठीक है, वो आपका क्या निकल के आया हमारे पास 3 कितना है 3/2 मतलब 1.5 आ चुका है, ठीक है। तो अब शिफ्ट क्या होगा भाई, शिफ्ट का तो फॉर्मूला है हमारे पास T/μ, और वो जो म्यू यहाँ पर होता है ना वो रिलेटिव होता है वहां पर, इसलिए आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया गया था क्योंकि पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता था, ठीक है। तो क्या देखोगे भाई यहाँ पर आप इसको 18/1.5 या फिर 3/2 बोल सकता हूँ मैं इसको, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो T/μ आया ना, तो मुझे तो एक तरीके से शिफ्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देता हूँ यहाँ पर, कितना आ जाएगा 1 - 1/μ आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई,
ये म्यू कितना है 3/2 देखे हुए, तो आप इसको कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 6 सेंटीमीटर का शिफ्ट व्हील। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, इस मुश्किल टाइम में भी आप अपने जोश को पूरा अच्छे से बनाए रखिए। आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए पूरा अपनी चीजों को सीखते रहिए। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना खत्म होने पर एग्जाम तो आपका होगा ही। सो गुड इवनिंग।